ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल हमने स्टार्ट किया था एग्रीमेंट विथ लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगलिटी ऑफ क्या लिखा बाद उसे कंसिडरेशन। उसके पहले हमने कंप्लीट क्या किया था? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कितने चीजों की वजह से विटिएट होता है? कोर्शन। कोर्शन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, वॉइडेबल। अंडू इन्फ्लुएंस में वॉइडेबल, फ्रॉड वॉइडेबल, मिस्टेक वॉइडेबल। क्या इतना बड़ा टेबल दिया था मिस्टेक के लिए जिंदगी के अंदर, सब वॉइडेबल करवा दो जिंदगी में। तुम 3 बार वो टेबल लिख के लाना कल। क्या हंस क्या रहे हो? सच्ची बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम। वॉइड वॉइड। अबे निकम्मे। आगे उसके बाद में मिसरिप्रेजेंटेशन। अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब शांत बैठेंगे, अब गए तेल लेने हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट इसका लिखवा वजह से वॉइडेबल। फिर हम आए थे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन। क्या था? दूसरा क्या? तीसरा, चौथा और पांचवा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल। और लास्ट वाला अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में बताओ जरा। एग्रीमेंट विद अलाइन एनिमी, एलियन 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 एनिमी। दूसरा बुक। एक बुक बंद करो ना जरा, थोड़ी वो जो सामने है ना वो थोड़ी बंद। लास्ट सेकंड में चेक्स वाला शर्ट बंद करनी है बेटा। हाँ हाँ बंद, बुक बंद कर दिया सबने? हाँ है ना? तुम एकदम, वो तुम्हारी नजर बेईमान है। ठीक है, लेट्स गो। हाँ दूसरा एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। तीसरा 14 है बेटा, 14। तीसरा इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। लास्ट सेकंड बेंच बेटा, बुक बंद। मंदी है क्या? नीचे क्यों देख रहे हो फिर? तीसरा, चौथा एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग। पांचवा ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिक हो गया। नेक्स्ट हेलो, हाँ एग्रीमेंट अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी। फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, ये तो भूल नहीं सकते आप। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज तो याद होगा, मैरिज ब्रोकरेज भी याद होगा, आई एम वेरी श्योर। अगला अनसर्टेनिटी, ऑयल वाला, हाँ है ना? नेक्स्ट वाला बेजिंग एग्रीमेंट। फिर एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो हमने देखा ही नहीं था। फिर एग्रीमेंट अपोज टू ड्यूटीज। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना? हो गया क्या? नेक्स्ट डिफ्रॉड क्रेडिटर्स एंड रेवेन्यू अथॉरिटीज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मैरिज के ही 3 हैं। ठीक है, इसको ना थोड़ा कैटेगराइज। हाँ ए ब्र सुनो मेरा, मैं टीचर है। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहली बात, इसको ग्रुप करो। ठीक है, अलाइन एनिमी इंडिविजुअल है, कमिट अ क्राइम। उसके बाद में इंटरफेरेंस विद द जस्टिस, मतलब लीगली आप जिसको बंद कर रहे हो कुछ करने से, तो इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस को आप एक ग्रुप में डाल सकते हो। मैं ब्लैक में ये ग्रुप बना रहा हूं। कोर्स ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस, उसके बाद में लीगल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? एन एग्रीमेंट अपोज टू ड्यूटी। ठीक है, और पब्लिक ऑफिसेस ट्रैफिकिंग, ये सब गवर्नमेंटल इंटरफेरेंसेस है। लीगल प्रोसीडिंग का इंटरफेरेंस, उसके बाद में जस्टिस का इंटरफेरेंस, पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिक करना मतलब जैक लगाना, और अपोज टू ड्यूटी, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसेस के कैटेगरीज है। क्लियर है? ये सब गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही होता है ना। फिर उसके बाद में मैरिज के 3 हैं। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इसको अपन रेड में लेते। कौन सा कलर में ले इसको? कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज ठीक है? नहीं, ऑरेंज पसंद नहीं है, ये मल्टी कलर ले लो। ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, फिर मैरिज का ब्रोकरेज, और फिर उसके बाद में
मैरिटल ड्यूटीज। सो मैरिज के 3 है। ओ अबे ओ निकम्मो, बोलो जोर से हाँ या ना। ये होने के बाद में अगले वाले एक सेपरेट इसमें डालो, बिकॉज अगले वाले सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग खड़े हैं, सब अपक्ष उम्मीदवार है। जैसे अलायन एनिमी, कमिट अ क्राइम, फिर उसके बाद में डिफ्रॉड क्रेडिटर रेवेन्यू अथॉरिटीज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अनसर्टन एग्रीमेंट एंड वेजनिंग एग्रीमेंट। तो ये 6 जो है वो एक कैटेगरी में डालो, मतलब एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, मतलब 4 एक कैटेगरी में आएंगे। कौन कौन से? जो गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस के बारे में। कौन कौन सा? एग्रीमेंट अगेंस्ट जस्टिस, ये सो इंटरफेरेंस विद जस्टिस, इंटरफेरेंस विद लीगल प्रोसीडिंग। तीसरा ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस और एग्रीमेंट अगेंस्ट ड्यूटीज। ये 4 एक इसमें। मैरिज के 3 कौन कौन से? रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज ब्रोकरेज एंड मैरिटल ड्यूटीज। क्लियर है? और फिर 6 टोटली अलग, 7 टोटली अलग। कौन कौन से? अलायन एनिमी, कमिट अ क्राइम, डिफ्रॉड क्रेडिटर्स एंड रेवेन्यू अथॉरिटीज, पर्सनल लिबर्टी, रिसेंट ऑफ ट्रेड, अनसर्ट एग्रीमेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। ऐसे 3 डिफरेंट कैटेगरीज आप इसके कर सकते हो। ठीक है, साइड में चाहिए तो ऐसे कैटेगरीज लाइन वाइज लिख के रखो, 3 डिफरेंट कैटेगरीज टू रिमेंबर। ऐसा करके पूरे लाइन वाइज लिख के रखो, मतलब याद भी रहेगा। कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। टेक्निक टू रिमेंबर 3 डिफरेंट कैटेगरीज। लिख लिया सबने? बन गया टेबल? बन भी गया? 3 कैटेगरीज, सभी नाम लिखने हैं उसके अंदर, सिर्फ कैटेगरीज नहीं लिखने हैं। 14 के 14 ट्रांजैक्शंस के नाम आने चाहिए। क्या किया तुमने ये? अबे टेबल बनाना है जिंदगी के अंदर, आलसी लोगों।
बना लिया टेबल, कैटेगरीज बनाने ना, क्या हुआ? तो अभी तो बना लो इसके हिसाब से, इसलिए तो ओपन रखा है। या साइड वाले से रेफर करो, जो कल एब्सेंट है थोड़ा साइड वाले से सलाह मसलत करके इसको लिखो, लेकिन टेबल बनना चाहिए। अकेले बना रहे क्या ये? बना लिया? अच्छा। बन गया सबका? सो पहले कैटेगरीज में कितने लिखे? 4। कौन कौन से? लीगल वाले, गवर्नमेंट ऑफिस वाले। कैटेगरी का नाम क्या लिखा है? पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। दूसरा इसका मैरिज, या आप उसका नाम हादसा भी रख सकते हो। क्या हुआ? तुम्हारे साथ भी होने वाला, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ भी होगा। क्लियर है? जब होगा ना तब पता चलेगा। समझा सबको? हाँ है ना? लेट्स गो नेक्स्ट वन। मिसलेनियस, मिसलेनियस हेडिंग डालना, उसके अंदर बाकी सब। क्रिएटेड, बोलो हाँ है ना? इसमें से कम एक आंसर, एक सवाल आएगा, मतलब आएगा, मतलब बिल्कुल आएगा, मतलब बिल्कुल ही, मतलब आना ही चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कतई जहर इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए अपन ने इसको 2-3 बार, अब अपन इसको तीसरे बार देखेंगे वापस से, ठीक है? कल चार्ट में देखा, आज रिवाइज करके देखा। देयर इज अ थर्ड, यहां ये सब ही कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब इनके अंदर सबसे पहला मैं मार्किंग करूंगा, वो मार्किंग आप कर लो तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। गो फॉर इट फर्स्ट। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विथ एनिमी, इट इज इलीगल टू ट्रेड विद द एनिमी। यह हमेशा इलीगल होता है। इट मे इन्वॉल्व कमर्शियल इंटरकोर्स and enemy may receive the immediate future benefit. Next, agreement to commit a crime. Court will not enforce such an agreement.
एग्रीमेंट टू इंडेमनीफाई अ पर्सन अगेंस्ट क्रिमिनल एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सुपारी दी और बाद में आपने बोला तू जेल गया तो टेंशन मत ले, मैं बेल करवा दूंगा, ठीक है, दैट इज इंडेमनीफाई अ पर्सन अगेंस्ट क्रिमिनल एक्ट। ये भी गलत है। लोग देते हैं ना सुपारी देते हैं, बाद में बोलते हैं तू जेल गया टेंशन मत ले, मैं तेरे को बाहर निकलवा दूंगा। क्लियर है कंसेप्ट? होता है ना ये। नेक्स्ट वाला, एग्रीमेंट विच इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इट इज अनलॉफुल। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब confusion of prosecution. If you cannot convince them, confuse them. So confusion of prosecution. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नेक्स्ट वन, मेंटेनेंस एंड चैम्परिटी। मतलब आपने वो केस याद है आपको, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू, ठीक है। आगे वैसे भी मेंटेनेंस चैम्परिटी के ऊपर काफी अच्छा बयान आएगा, जस्ट वेट फॉर इट, डिटेल में आएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वोनली और पार्शियली प्रोहिबिट एनी पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट। एक बंदा वोटिंग करना चाहता है, तुमने उसको किडनैप कर लिया, ठीक है, वोटिंग के दिन होता है ना, 100 200 लोगों को किडनैप करके पोल बूथ पे लेके जाते हैं, पैसे दे के वोटिंग करवाते हैं। क्लियर है? सो दैट इज इंटरफेरेंस रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। वो लीगली जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ आप चले गए हो। कर्टेलिंग अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। आपको याद है मैंने आपको एक चीज बोली थी, टाइम बार्ड डेट वाली। कितने साल में टाइम बार्ड होती है डेट? जोर से बोलो, कितने साल में? 3 साल। आपने एग्रीमेंट किया उसको रिड्यूस करने का, क्या ये वैलिड होगा? नहीं। नीचे ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिसेस, जैसे सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस और टाइटल। आपने अवार्ड फंक्शंस के अवार्ड खरीद लिए, तुमने बम दिया गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए, बोले इस बार पद्मश्री मेरे को ही मिलना चाहिए, भारत रत्न। सर वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम तो वैसे भी रत्न है ना, है ना, इस बार हमको ही मिलना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे अगर आप अवार्ड खरीदते हो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, ये खरीदना अलाउड नहीं है। क्लियर है? अनिल कपूर पता है? नहीं, अनिल कपूर ने दिन ब दिन जो छोटा होता जा रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ है ना। सो अनिल कपूर को अगर आप, अनिल कपूर ने कुछ इंटरव्यूज में खुद एक्सेप्ट किया था कि उसने कुछ अवार्ड फंक्शंस के अवार्ड खरीदे थे जस्ट टू मेक हिज नेम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसकी यूट्यूब के ऊपर भी इंटरव्यू अवेलेबल होगा। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अवार्ड खरीदने नहीं चाहिए। खरीदनी है तो अवार्ड वाली दुकान होगी, उसमें जाओ, खरीद के घर पे लाके सजा के रख दो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ या ना। अवार्ड की भी दुकान होती है पता है, ट्रॉफीज मोमेंटो की भी दुकान होती है पता है, प्रेस्टीज पॉइंट पे ही नीचे एक आएगा। हाँ है ना। तो अगर तुमको ऐसे तुम्हारा घर सजाने का हो, ऐसे दिखाने का हो कि मैंने बहुत कुछ भारी किया, ऐसा 10 अलग अलग नाम की ट्रॉफी लेना और उसके ऊपर खुद के नाम चिपका देना, बम देना, मेडल वेडल, घर पे एक शोकेस, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए में तो मस्त एकदम तुम डेजिग्नेटेड पर्सन हो जाओगे जिंदगी के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। कितना अच्छा आइडिया है ना। जो घर पे आएगा मेहमान, वो ऐसे देख कर बाप परेशान हो जाना चाहिए जिंदगी के अंदर। क्लियर है कंसेप्ट? हाँ है ना। नेक्स्ट वन, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ, बच्चे मेरे को गिफ्ट नहीं देते, मैं खुद ही गिफ्ट बनाता हूँ, लगा देता हूँ। मतलब बच्चे मेरे बहुत समझाते हैं, बहुत खुश हो बोला मेरी पढ़ाई से। हाँ है ना। आगे नेक्स्ट, ऐसे कुछ नहीं करता हूँ निकम्मो, हराम करो, तुम बाहर जाके बोलोगे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है लाइफ में। ठीक है आगे। सो एग्रीमेंट ट्रेडिंग टू, सॉरी एग्रीमेंट टेंडिंग टू किस बारे में है? अ इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। Person enter into an agreement where he is bound to do something which is against a public or professional duty. वैसे ये तो हम हर बार करते हैं। What is your duty? What is your duty? क्या? स्टडी का, अच्छा मालूम है मालूम है। अरे बाप रे, मेरे को भूल गए कि क्या। सो हमारी ड्यूटी है सर स्टडी करना। हम इसके खिलाफ तो हर रोज एग्रीमेंट करते हैं।
आज चलो पार्टी कर लेते हैं, एक दिन से क्या होगा, है ना। मैं मंडे से पढ़ूंगा। कब से? मंडे। मंडे को भी सवेरे उठते हैं, मैं मंडे आफ्टरनून से पढ़ूंगा। क्लियर है? मंडे आफ्टरनून को मैं रात को जगूंगा या रात को जगूंगी, है ना। और फिर रात आई, वो खाना खा लिया, तबीयत थोड़ी सी, कल से पढ़ूंगा। फिर ट्यूसडे पे शिफ्ट हो गए। फिर ट्यूसडे को तुमको याद आता है कि इस वीक में कोई त्योहार है, मैं दशहरे से पढ़ूंगा या मैं ये क्लास खत्म होने के बाद पढ़ूंगा। और फिर वो त्योहार के दिन, अरे आज तो त्योहार है, आज से कैसे पढ़ा जा सकता है, आज तो कितने काम करने हैं घर के मेरे को, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजने हैं सबको, बोलो हाँ या ना, खाना खाना है त्योहार वाला जो मिलता नहीं है। फिर वापस मैं मंडे से पढ़ूंगा। फिर शुरू, साइकिल इज गोइंग ऑन। दिस एग्रीमेंट अपोज टू ड्यूटी, जो आप खुद ही से करते रहते हो हर बार। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कुछ याद आया? अभी आएगा धीरे धीरे, 3 महीने है ना अभी तो काउंटडाउन शुरू हुआ है। 3 कहां, 85 गिन रहा है बंदा, ठीक है। तो हर रोज आके यहाँ पे सामने खड़े रह के चिल्ला देते जाओ एक बार, 84 डेज जाके बैठ जाना वहां पे, ठीक है। ऐसे सब टेंशन में रहने चाहिए, अपन ने हंसने का मस्त जोर से समझ में आ रहा है? आगे ये चीज होने के बाद अगला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। मुझे बताओ, तुम इंडिपेंडेंट इंडिया के आजाद नागरिक या नागरिका हो? डाउट है आपको जिंदगी में? हाँ तो बोलो, जिंदगी में कुछ तो आप इंडिपेंडेंट इंडिया के आजाद नागरिक हो। क्लियर है? ये किसने आजाद किया आपको? किसने? बापूजी ने। हाँ, बापूजी ने बहुत कुछ किया है, उसमें से आजादी एक है, ठीक है। अरे नहीं तो क्या, सत्याग्रह, क्या क्या, तो दांडी यात्रा, ठीक है। उसके बाद में, अच्छा मैं वो नहीं पूछ रहा, आजाद तुमको फिलहाल किसने किस वजह से हो, ये पूछ रहा हूं, निकम्मो। बापूजी ने आजाद किया बोले। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसमें आर्टिकल नंबर 17 गिव्स यू राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? जो तुम्हें दिन भर गालियां देते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। समझ में आ रहा है? तुम गल्फ कंट्री में देखे देखो या नॉर्थ कोरिया में देखे देखो। नॉर्थ कोरिया में, तो अगर नॉर्थ कोरिया पता है तुम्हें क्या है? नॉर्थ कोरिया किंग जोंग लुंग, पता है? सब लोग डरते हो उससे, एक्सेप्ट उसका टेलर। कपड़े देखना उसके, तंबू पहन के घूमता है वो इधर उधर। समझ में आ रहा है? नॉर्थ कोरिया के कभी रूल सुने क्या क्या होता है? कतई घटिया है, घर जाके पढ़ना, फिर तुमको फक्र होगा कि मैं इंडिया के अंदर रह रहा हूं, खुश हूं। अगर नॉर्थ कोरिया में पैदा होते ना तो जिंदगी झंड हो जाती थी। अबे सच्ची बोल रहा हूं, नहीं पता नॉर्थ कोरिया के बारे में? बोलो 1-2 फैक्ट सुनोगे? नॉर्थ कोरिया में उनके पाठ्य पुस्तक में, अपने पाठ्य पुस्तक में कैसे बापू के ऊपर एक दड़ा था, चैप्टर, एक जवाहरलाल नेहरू के ऊपर चैप्टर था। बोलो हाँ है ना? काम के लोगों के ऊपर तो कोई चैप्टर ही नहीं था, वो तो बाद में पता चले कि और भी लोग काम के थे। बोलो हाँ है ना? तो इन 2 लोगों के ऊपर चैप्टर था। वैसे नॉर्थ कोरिया में उनका जो डिक्टेटर था पहला, उसके ऊपर एक चैप्टर था जिसके अंदर ये लिखा गया था, बचपन में ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता था कि जब वो पैदा हुआ तो आसमान में 7 सूरज थे। हाँ, तुमको यकीन नहीं होगा, आसमान में 7 सूरज थे। समझ में आ रहा है? और शाम के वक्त इधर 7 सूरज और इधर 4 चांद थे, ऐसा बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के गुणगान का एक ही रेडियो चैनल नॉर्थ कोरिया में चलता है, जो आपको ऑन रखना पड़ता है दिन भर, बाकी कोई और रेडियो चैनल नहीं है। अगर आप खुद के घर का रेडियो बंद करो तो चौक में भोपू लगा के रेडियो बजाते हैं। समझ में आ रहा है? कि कुछ ना कुछ करके आपके कान के ऊपर वो डिक्टेटर के गुणगान चलते रहे। समझ में आ रहा है? नॉर्थ कोरिया में सोशल नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं है, वहां इंटरनेट अलाउड नहीं है, कुछ सिलेक्टेड वेबसाइट्स ही चलती है। आप जो सोच रहे हो वो वाली नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? क्लियर है? तो कुछ सिलेक्टेड वेबसाइट्स ही वहां पे चलती है जो काम की है उनके। फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ नहीं जिंदगी के अंदर। समझ में आ रहा है? नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप टूरिस्ट करके जाते हो
तो आपको एक स्पेसिफिक रोड के ऊपर ही घूमना अलाउड है, एक लंबा मेन रोड है उसके ऊपर घूमना अलाउड है, जिस रोड के ऊपर आजू बाजू में मार्केट दिखाया जाता है जानबूझ के। जो मार्केट तभी ओपन होता है जब वहां पे टूरिस्ट आते हैं, बाकी टाइम वो मार्केट बंद रहता है। क्लियर है? नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की 200 लड़कियों की पर्सनल आर्मी है फॉर एक्सप्लॉयटेशन पर्पज। वो उसको कहता है पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स। समझ में आ रहा है? हंसने की बात नहीं है निकम्मे जिंदगी के अंदर। नेक्स्ट वाला, नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप देखो, अगर आपने नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की, अपने यहाँ पे कैसा 7 साल की सजा, 14 साल की सजा, वहां तुमको सजा कैसी होती है पता है? 3 जन्म की सजा। हाँ, 3 जन्म की सजा, मतलब आप जेल में, आपके बच्चे जेल में, उनके भी बच्चे जेल में, इस तरीके से वहां सजा दी जाती है। तो अभी जो बच्चे नॉर्थ कोरिया में जेल में पड़े हैं उनके पप्पा ने कोई क्राइम किया होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तुम बोलोगे मैं जेल में जाने के बाद बच्चे ही नहीं पैदा करूंगा, वो जबरदस्ती करवाते हैं। अबे हो, तुमको नहीं मालूम जिंदगी के अंदर। दे एक्चुअली यूज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबीज, IVF एक्सेट्रा फॉर द पर्पज कि तुम्हारी 3 जन्म की सजा कंप्लीट हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज लिविंग हेल ऑन द अर्थ, नॉर्थ कोरिया। तो तुम इस चीजों को, अरे इससे भी घटिया एक चीज है, सुनोगे? ये सुन के कतई घिन आएगी तुमको। नॉर्थ कोरिया में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऐसे वो रहता ना, मैन्योर्स नहीं होते। तो नॉर्थ कोरिया में हर पर्सन को वीकली स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ किलोग्राम का शिट गवर्नमेंट को सप्लाई करना पड़ता है। हाँ, स्पेसिफिक अमाउंट का शिट यू हैव टू सप्लाई टू गवर्नमेंट, एंड इफ यू डू नॉट डू दैट तो आपको पेनल्टी बिठाया जाता है। तो वहां शिट स्टीलिंग के कंसेप्ट चलते हैं। एक्चुअली टू कंप्लीट दैट टास्क इट इज दैट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ओ शिट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये चीज को याद रखना, खुदा का शुक्र करना, देश कैसा भी है तेरा पर मेरा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अपन जिंदगी में यहाँ जीत तो सकते हैं, वहां तो आगे। नेक्स्ट वाला, किसी को जाना है नॉर्थ कोरिया तो गवर्नमेंट को गाली देना बंद करना, ठीक है? आगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्सनल लिबर्टी, एग्रीमेंट विच इज अनड्यूली रेस्ट्रिक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। ठेका मैंने लिया है क्या? पढ़ना तुमको भी है, निकम्मो पढ़ो उसको। 1 2 3 बोलो, क्या है? तुमको भी समझ में आया क्या? तुमने क्या पढ़ा? निकम्मो। आगे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मेरी जरूरत है इसको पढ़ने की? पढ़ो। अच्छा, माइनर का मैरिज मत कर देना, वो वॉइड है। बाल विवाह, हाँ, मैंने मेजर बनवाने के बाद किया था, इसको ही बड़ी जल्दी है? तीनों मैरिज वाले पढ़ लो और मार्क कर लो। ये चेयर ठीक हो गई क्या? हुई है क्या? पक्का? चलो पढ़ लिया। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स एंड रेवेन्यू अथॉरिटीज is not enforceable, being opposed to public policy. Agreement in restraint of trade, an agreement which interferes with the liberty of the person to engage himself in any lawful trade, profession or vacation is an agreement in restraint of, क्या बोले एक बात उसे? ट्रेड। अब इसके ऊपर भी अपने को डिटेलिंग आएगा, सो इसको लिखो पेंडिंग, आगे आने वाला है ये।
एग्रीमेंट मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन, ऑयल वाला एग्जांपल याद है? अच्छा, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन याद है? मैंने बताया था ना, आई विल पे यू ₹1 करोड़, पात्र और घटना है काल्पनिक, आई विल पे यू ₹1 करोड़ एंड 6% इंटरेस्ट, जिसमें से 1 करोड़ सर्टन है एंड 6% कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। अबे गजनी लोगों, ये बताया था ना मैंने, तो बोलो कैपेबल ऑफ क्या बोलेगा बाजू से? बीइंग मेड सर्टन। कहां बताया था मैंने ये? सर वो उधर बताया था, वो जो वो पढ़ा था ना सर, वहां बताया था। कहां बताया था बोलो? सब ऐसी आंखें चुराते हैं ना मुझसे, बाप ऐसे दिखेंगे। कहां बताया था? शर्म करो जिंदगी के अंदर। एग्रीमेंट जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑफर मस्ट बी सर्टन के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, याद है क्या? और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, ऑप्शन नहीं है। हाँ बोलो, वैसे भी हाँ ही बोलना है तुमको, बोलो हाँ, ना बोल के कहां जाओगे? बोलो हाँ हाँ, आगे निकम में। आज मैं कुछ ज्यादा गालियां दे रहा हूं क्या तुम्हें? हाँ ना, वेरी गुड। आगे, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग मतलब ये बराबर मालूम है, निकम्मी नाकारा सी चीजें पहले याद हो जाती है जिंदगी के अंदर। लिखो वहां, पढ़ो उसको एक बार, वो उसको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं तरफ ने खेला है ना सर, तो क्या पढ़ लिया? तो उसके साइड में लिखा ना, लॉटरी, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा। लॉटरी, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा इज वैलिड, इज वैलिड। ये तो वापस पहली मंजिल पे बैठे जैसा लग रहा है। आगे नेक्स्ट, मेंटेनेंस एंड चैंपर्टी। याद है वो केस, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू? क्या केस था? क्या करने के लिए? लैंड वाला केस था, 100 एकड़ का लैंड था, और अगर वो केस जिता के देगा तो हम उसको कितना एकड़ देने वाले थे? 10 एकड़। कुछ याद है वो केस? 10 एकड़ अपन उसको देने वाले थे। दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस एंड चैंपर्टी। जब एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन के लिए आप एडिशनल कंसिडरेशन एक्सेप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस एंड चैंपर्टी। अब जरा सुनना, मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस और फाइनेंशियल और अदरवाइज टू अनदर टू एनेबल हिम। ये रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, उसका पार्ट है चैंपर्टी। तो पहले अपन एक काम करते हैं, हाँ चैंपर्टी पहले पढ़ते हैं, बिकॉज वो रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू है। चाहिए तो बाद साइड में केस लिख के रखो, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू। ठीक है, और चैंपर्टी पढ़ना, सब जन साथ में पढ़ेंगे, कोऑपरेशन सिंक्रोनाइजेशन रिदम में। 1 2 3 बोलो क्या है? चैंपर्टी इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी is to assist another to bring an action for recovery of money or the property and is to share the proceeds of the action. Share the proceeds of action. 100 एकड़ में से 10 एकड़ तुम्हारा वकील का जो केस जितवा के देगा, और 80 एकड़ 90 एकड़ मेरा। There is chambers. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अंडर इंग्लिश लॉ बोथ these agreements are void if the object of the contract is just to assist the other party in making a reasonable claim arising out of contract, and then करना वहां पे
टू हैव अ फेयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, द कॉन्ट्रैक्ट इज केवल एक बार से वैलिड। फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट लेना अलग बात है, लेकिन जो कंसिडरेशन आएगा, जो कोर्ट डिसीजन देगा, उसका शेयर लेना, इट इज इनवैलिड वाली चीज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज कॉल एक बार से चैम्पर्टिंग। नाउ व्हाट इज मेंटेनेंस? मेंटेनेंस थोड़ा सा अलग है। आपको पता है, आपने कभी सुना है केस में फंसा दिया? केस में फंसा दिया मतलब वो आदमी को केस में फंसा दिया, मतलब झूठे केस में फंसाना। कैसे करते हैं ये? कैसे करते हैं ये? समझो सल्लू भाई ने बहुत से सल्लू भाई ने अभिषेक का मर्डर कर दिया, और जब मर्डर किया ना तो सल्लू भाई ने दिमाग लगाया विवेक का। विवेक पता है ना? वो वाला नहीं निकलना है। सो विवेक के घर का चाकू लेके आया सल्लू, ठीक है, और वो चाकू से मर्डर करके वो चाकू उधर ही रख दिया। अभी क्या ड्रॉ करूं चाकू का? रुको, अभी सब्जी काटने की नाइफ ही ड्रॉ करता होल्ड। हाँ, लग रहा है चाकू अभी? बोलो हाँ है ना? इकलौती चीज जिससे तुम्हारी मम्मी ने तुमको नहीं मारा। बाकी सब तो ट्राई हो गया था ना। हाँ, करची, बेलन, सब, कुकर, कढ़ाई, हाँ है ना? सो सिर्फ चाकू था जिससे नहीं मारा। सो बेसिकली देखा जाए तो सल्लू ने विवेक के यहाँ का चाकू उठाया, ठीक है, चोरी किया, और अभिषेक के पेट में आके और उसके ऊपर लिख दिया विवेक। अब मुझे एक बात बताओ, केस में फंसाया गया? बोलो हाँ है ना? उसके अब अभिषेक के घर वालों ने, अभिषेक के घर पे कौन है? बड़ा पता है? अभिषेक के घर वालों ने विवेक के ऊपर केस कर दिया। दे फाइल्ड अ सूट। सो ऐश ने विवेक के ऊपर केस फाइल किया, और सल्लू ने वो केस को जारी रखने के लिए ऐश्वर्या राय को बहुत पैसे दिए। इसलिए बोले और 10 करोड़ चलने दे। सो अगर आप किसी को गलत केस में फंसाते हो या उसके खिलाफ जबरदस्ती केस चलवाते हो कि उसको सिर्फ टॉर्चर करना है, हैरास करना है, इसलिए दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। दैट इज कॉल्ड क्या एक बात उससे? मेंटेनेंस। तो इधर जरा ध्यान देना। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट टू गिव असिस्टेंस और फाइनेंशियल और अदरवाइज to another to enable him to bring or defend a legal proceeding when a person giving assistance has got no legal interest of his own in a subject matter। सल्लू को इस मैटर में कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं था, सल्लू को तो एक ही चीज चाहिए थी। अभी इधर कैसे मस्त उसको सपोर्ट किया तो इंप्रेशन भी बन रहा है ना। सब्जेक्ट मैटर मर्डर में उसको कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं था, उसको तो इंटरेस्ट अलग था। कंसेप्ट समझ में? फिर भी वो केस चलवा रहा है। दैट इज कॉल्ड एक बार उसे मेंटेनेंस। तो साइड में लिख देना, झूठे झूठे केस में फंसा देना, झूठे झूठे केस में फंसा देना। नीचे पार्टली अनलॉफुल एग्रीमेंट। इफ द एग्रीमेंट कैन बी सेग्रीगेटेड द लॉफुल पार्ट विल बी एनफोर्स्ड। एग्रीमेंट अगर सेग्रीगेट, अगर अच्छा ये वो हो गया पहले वाला, समझ में आया? चैम्पर्टी मेंटेनेंस। बोलो हाँ है ना? नाउ पार्टली अनलॉफुल एग्रीमेंट, अगर ऐसी कोई एग्रीमेंट है जो पार्टली अनलॉफुल है। व्हाट डू यू मीन पार्टली अनलॉफुल? आधी लीगल है, आधी इलीगल है। कंसेप्ट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अंक्या ने अजय देवगन से हमेशा क्या जुबा केसरी बोलना होता है, तानाजी का हीरो है वो जिंदगी के अंदर, बट ठीक है जुबा केसरी, ठीक है। तो अंक्या ने अजय देवगन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अजय देवगन से महाराष्ट्र में
ठीक है, 1 टन विमल परचेस करेगा, बोलो जुबा केसरी, ठीक है, 1 टन क्या परचेस करेगा, अरे बोलो जुबा केसरी, एक्शन करके बोलो जिंदगी के अंदर, अच्छे से, अरे अरे लड़की यार क्या, वाई बॉय शुड हैव ऑल द फन, बोलो जुबा केसरी, हद यार, ये है समझ में। तो 1 टन का विमल का कॉन्ट्रैक्ट किया और साथ में नियरली 1000 बीडी के बंडल का कॉन्ट्रैक्ट किया। बीडी पता है ना, बीडी समझ में आती है, हाई लेवल के शौक है, सिगरेट विगरेट छोटे से, हाँ तुच्छ, बीडी कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। बड़े हंस रहे हो, शिवाजी बीडी लग गई मेरे को, कुछ शौकीन लोग जरूर है इस क्लास में। 1000 बीडी के बंडल का कॉन्ट्रैक्ट किया, काय के बंडल का बोला एक बार, बीडी। मुझे बता इसमें से क्या इलीगल है, विमल इलीगल है क्योंकि उसमें केसर है, जिसमें केसर होता है वो इलीगल, लेकिन इसमें तंबाकू है, ये पूरा लीगल है, ये इसमें तंबाकू है ना तो ये पूरा लीगल है। आप तंबाकू खा सकते हो, गुटखा नहीं, गुटखा इज बैड, तंबाकू वेरी हेल्दी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सवेरे उठ के च्यवनप्राश जैसा खाना चाहिए। सो बेसिकली अगर देखा जाए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टली इलीगल है, पार्टली क्या है इलीगल, और पार्टली क्या है लीगल, पार्टली क्या है लीगल। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टली इलीगल और पार्टली लीगल होता है तो उसका इलीगल वाला एरिया ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है और लीगल वाला एरिया ही सिर्फ क्या रहता है, बोले एक बार उसे वैलिड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा ना। वही अगर अंक्या ने, अंक्या कहां है, वही अगर अंक्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया अजय देवगन से, अजय देवगन बोले मैं तुमको जुबा केसरी बेचूंगा विमल, अंक्या बोले है इससे मेरा क्या होगा, तो बोले मेरे को विमल में तंबाकू मिक्स करके चाहिए, कि विमल फोड़ो बोले पूरा, उसके मतलब 2 बोरे विमल 1 बोरा तंबाकू मिक्स करो और फिर बेचो मेरे को, ठीक है, अपनी कॉकटेल, नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक नहीं चलते, कॉकटेल पीना है बोले। तो विमल और तंबाकू मिश्रित कॉन्ट्रैक्ट किया 1 टन का। अब मुझे बताओ इसको आप सेपरेट कर सकते हो क्या, ऐसा है क्या कि बाद में आप 3 बोरे लेके आए, फिर ये विमल है, ये तंबाकू है, ये करते बैठोगे जिंदगी के अंदर, अबे बोलो हाँ या ना। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी सेग्रीगेटेड, कैनॉट बी सेपरेटेड, तो पूरा का पूरा लीगल ना, अच्छा पूरा वॉइड क्या, देन होल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, होल कॉन्ट्रैक्ट इज क्या, एक बार उसे कंसेप्ट समझ में आया सबको, हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। तो ये दोनों के दोनों लिख के रखो वहां पे साइड में, गो फॉर इट फास्ट। हो गया,
चलो डन, बोलो हाँ है ना। लिख लिया सबने? सो अब उसको जरा पढ़ते हैं लीगल इलीगल को। द एग्रीमेंट कैन बी सेग्रीगेटेड, द लॉफुल पार्ट विल बी एनफोर्स्ड एंड अनलॉफुल पार्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, वोल ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी वॉइड। खत्म। कंसेप्ट समझ में आया सबको? इसके ऊपर एक दो बार सवाल पूछे गए हैं, उसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वॉइड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मैंने बोला था ना इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आने वाला है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ गया। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। सुनना चाहोगे? पक्का? बोलो हाँ है ना। सुनना, महाराष्ट्र में पूना में, अपने पूना में 2 स्वीट मार्ट वाले हैं। कौन कौन? चितळे, काका हलवाई, काकू हलवाई नहीं निकम्मे, का भिखारी लोग। सो काका हलवाई, कौन बोले एक बार? काकू हलवाई बोले, ठीक है। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। चितळे ने ये बोला कि मैं जो कोर एरिया है, डेक्कन, कोथरूड, करवे नगर, पेट एरियाज, इन सब में मैं बिजनेस करेगा। जोग्राफिकली काका हलवाई ने खुद का जोग्राफी डिवाइड कर दिया। बचा जोग्राफी चितळे ने खुद का जोग्राफी डिवाइड कर लिया। बचा हुआ काका हलवाई बोलता है ठीक है, मैं औंध, पाषाण, मानेर, निगड़ी, कैंप, इन एरियाज में मैं बेचूंगा। समझ में आ रहा है? तो जोग्राफिकली तुमने एरियाज डिवाइड कर लिया। दिस इज द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये ट्रेड के खिलाफ है। इससे आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। इकोनॉमिक्स पढ़े हो? मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, और मोनोपोली के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो जाती है और क्वालिटी कम, तो ये तो कंज्यूमर को डैमेज है। दैट्स व्हाई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा, समझो साग्या ने देशी दारू की भट्टी खोली। क्या? सागे फिशर्स? सागर देशी दारू? दारू का सागर। अरे नाम भी अच्छे रखो ना जिंदगी के अंदर, है ना। तो साग्या ने देशी दारू की भट्टी खोली, ठीक है। और जिसको भी वो देशी दारू होलसेल में बेचता था, क्या? जिसको भी देशी दारू वो काय में बेचता था, बोले एक बार, होलसेल में। तो ऐसे सिचुएशन में, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ऐसे सिचुएशन में उसने उस बंदे के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था कि उसके ज्योग्राफिकल एरिया में और कोई भी सेम टाइप के दारू का बिजनेस नहीं करेगा। मतलब आप अगर सागर से दारू परचेस कर रहे हो तो आपको पूरी दारू पीनी पड़ेगी, आप बेच नहीं सकते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज अगेन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ये सर ना। तीसरा, अरे समझो तुम्हारा बिजनेस है, समझो तुम्हारा क्या है? बिजनेस। और तुम्हारे बिजनेस में तुमने किसी को एम्प्लॉय रखा। समझो बिजनेस था साग्या का, उसने एम्प्लॉय रखा अंक्या को। साग्या का पूरा बिजनेस सीख के अंक्या ने खुद का बिजनेस ओपन कर दिया, सेम प्रोडक्ट का, सेम स्टाइल में। तो क्या है, वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है इनवैलिड है? ये वैलिड हो सकता है, पर अगर साग्या ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अंक्या के ऊपर डालना चाहता है तो वो हो जाएगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कंसेप्ट समझ में आया सबको?
मतलब सिंपली सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस करने से अगर आप किसी को रोक रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में वो हो जाता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो वॉइड है। कंपटीशन मार्केट में होना ही चाहिए और वो भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, पर इस एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कुछ एक्सेप्शंस है बच्चों, कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे एग्रीमेंट अंडर एनी ब्रांड नेम, पेटेंट और कॉपीराइट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये वैलिड रहेगा, वॉइड रहेगा? ये वैलिड रहेगा। आप किसी दूसरे को खुद का ब्रांड यूज करने से मना कर सकते हो, इट इज वैलिड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? रोल्स रॉयस पता है? रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस की कार इंडिया में 4 करोड़ की आती है। कल तुम में से एक आधे ने उसका सिर्फ वो ऊपर का कार के सामने रहता ना मिनिएचर तोड़ा और खुद के ऑटो के ऊपर आके लगा दिया, बोले रोल्स रॉयस के ऑटो। तो मुझे एक बार बताओ, वैलिड रहेगा, वॉइड रहेगा? ऑफ कोर्स वॉइड। हालांकि आजकल लोग करते हैं ऐसा, सामने रोल्स रॉयस, पीछे BMW, साइड से मर्सिडीज, देखे ना अपने, हाँ या ना? तो लोग आजकल करते हैं ऐसा। पर अब रोल्स रॉयस इतनी सी चीज देखने के लिए इंडिया नहीं आएगा। कंसेप्ट समझ में आए? बट ये स्टिल वैलिड होता है, आप ब्रांड नेम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर पर्सनल और टेक्निकल स्किल्स है जो सिर्फ आप सिखाते हो, पर्सनल टेक्निकल स्किल्स है जो सिर्फ आप सिखाते हो, आपने इन्वेंट किया है, आपका कॉपीराइट है, तो वो आप किसी और को यूज करने से मना कर सकते हो। दिस एग्रीमेंट स्टिल वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल KFC का रेसिपी, आपको पता है KFC की रेसिपी कॉपी करने के लिए दुनिया के तमाम लोगों ने ट्राई किया है, तमाम की KFC की रेसिपी, उसके यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है। लेकिन जो डेडिकेटेड KFC खाने वाला है ना, चिकन खाने वाला, वो उनका स्पेशल टीम है 10 लोगों का, ठीक है, KFC वालों का। उनको उन्होंने लाइफ टाइम पासेस देके रखे हैं, वो 10-15 लोगों को। लाइफ टाइम पास मतलब वो जिंदगी में कितने भी बार कोई भी KFC में ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना भी खाना कभी भी खा सकते, ठीक है। ऐसे 10 से 15 उनकी फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं। उन कभी भी KFC की रेसिपी के अंदर अगर कोई कॉपी करता है उसकी रेसिपी और बोलता है कि मैंने KFC की रेसिपी बना दी, उन्होंने उसके ऊपर अवार्ड डिक्लेयर किया है $1 मिलियन का, कि आप रेसिपी कॉपी करके बताओ, KFC आपको $1 मिलियन देगा। उसके कॉन्टेस्ट लिए जाते हैं बाकायदा। तो जो लोग बनाते हैं ना, तो KFC के फैंस को बिठाया जाता है, वो 10-15 लोगों को कॉपी की हुई रेसिपी और ओरिजिनल KFC रेसिपी दोनों उसके सामने रखे जाते हैं, वो भी व्हाइट बॉक्सेस में। बताया नहीं जाता कि कौन सा KFC का है, और उनको बोला जाता है खा के बताओ कि ओरिजिनल KFC कौन सा है। तो आज तक के कोई KFC का रेसिपी कॉपी नहीं कर पाया, ऐसा बोला जाता है। उनका रेसिपी एक स्पेसिफिक वॉल्व में रखा है। KFC के रेसिपी का, सिर्फ रेसिपी के कॉपीराइट का वैल्यू $4.5 बिलियन है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? सिर्फ रेसिपी का मतलब एक पर्ची के ऊपर लिखा हुआ रेसिपी $4.5 बिलियन, जिसके अंदर सिर्फ 2 लोगों को ही एक्सेस है। एक तो KFC का मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी चला रहा है, और दूसरा उसका नाम नहीं पता तुमको, कॉलोनल एंडरसन। 65 ईयर्स ऑफ एज में उसने KFC ओपन किया, नहीं पता आपको? क्या होगा देश का? उसकी स्टोरी देखना, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। जिंदगी में 50 लफड़ों में अनसक्सेसफुल होने के बाद में उसने KFC शुरू किया था एट द एज ऑफ 65। कितने तो भी अनसक्सेस देखे उसने, ठीक है। तो ये अब ये आपका टेक्निकल स्किल है, टेक्निकल रेसिपी है। आप दूसरा KFC बेचना शुरू कर दे आपके ब्रांड नेम में तो अलाउ नहीं किया जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। ये होने के बाद में तीसरा, अगर आप पार्टनरशिप में हो, काय में हो? पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में पार्टनर सेम बिजनेस करना चाहता है, सेम बिजनेस बाय पार्टनर, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऐसा बिजनेस कर नहीं सकता। इस पार्टनर के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। जो रेस्ट्रिक्शन क्या होगा बोले एक बार, उससे वैलिड। इन सभी केसेस में मैं रेस्ट्रिक्शन वैलिड बोल रहा हूं, ये चीज को याद रखना। इन ऑल दीज केसेस रेस्ट्रिक्शंस आर वैलिड। ऊपर के केसेस में रेस्ट्रिक्शन इनवैलिड थे, इसमें रेस्ट्रिक्शन वैलिड है। क्लियर है? आपके एम्प्लॉय को स्पेसिफिक लोकल लिमिट में
स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स के अंदर स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो तो यह भी वैलिड माना जा सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड लिमिट्स में स्पेसिफाइड समय के लिए, उसके ऊपर ये इनवैलिड हो जाएगा। आइडिया क्लियर है? सो दीज आर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड देयर एक्सेप्शंस। आइडिया क्लियर है? सो पहला वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके साइड में मैं लिख के रखता हूं जियोग्राफिकल डिवीजन। क्या स्पेलिंग है जियोग्राफी का, भूल गया मैं, रुको, हाँ GRAPHICA आता है मेरे को, जियोग्राफिकल डिवीजन, जो भी होगा आगे। उसके बाद में दूसरा ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर सेल, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर सेल। ये तीसरा वाला रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय, एंड पार्टनर। समझ में आ रहा है? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख कर रखो, गो फॉर इट फास्ट। हो गया? लिखो फास्ट, जल्दी लिखो, सो स्लो, अभी तक हो जाना चाहिए। करण सर की क्लास नहीं है क्या आज?
एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, अगर वो आपके कंपनी से रिजाइन करते हैं तो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट में वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं करेंगे स्पेसिफाइड समय के लिए, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है, वो काम सीखा, रिजाइन करके सेम बिजनेस करना चाहता है, तो आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। टानो हो गया सबका? आगे बढ़े? यस और नो? चलो सो आ जाओ बुक के अंदर सब जन। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मैंने बोला है वहां पे, यहां उसके एक्सेप्शंस है। देखो पहला, सेल ऑफ गुडविल, एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग सेलर ऑफ गुडविल फ्रॉम कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस इज वैलिड। फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे एक ब्रांड था किंगफिशर, मेरे विजय माल्या के नाम पे ब्रांड था किंगफिशर, उसने ब्रांड बेच दिया सागर को, तो अब विजय माल्या खुद उस ब्रांड को वापस से यूज नहीं कर सकता। क्लियर है कंसेप्ट? सो सेल ऑफ गुडविल के केस में रिस्ट्रिक्शन वैलिड है कि सेलर कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होगा। रेस्ट्रिक्शन अप्लाई विद द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स। रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्रीमेंट में प्रोवाइड दैट व्हाइल कंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस पार्टनर शॉल नॉट कैरी एनी अदर बिजनेस। पार्टनर कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग मतलब जो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है वो तो बिजनेस सीख के जा रहा है ना। सो शॉल नॉट कैरी सिमिलर बिजनेस, रेस्ट्रिक्शन विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स फॉर द स्पेसिफाइड टाइम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आपको पता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना, मैकडोनाल्ड, केएफसी, इनके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर आपने केएफसी या मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी ली और बाद में आपने 2 साल बाद उसको बंद कर दिया, तो 2 साल बाद बंद करने के बाद अगले 5 साल तक आप और आपके रिलेटिव और क्लोज सर्कल में से कोई भी मैकडोनाल्ड या केएफसी का कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकता सेम प्लेस पे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ जाएगा मैकडोनाल्ड और केएफसी को। इसको कहते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और ये वैलिड है। ये उनके एग्रीमेंट में लिखे हुए क्लॉजेस है कि आप अगर केएफसी मैकडोनाल्ड जैसा सेम बिजनेस उनकी फ्रेंचाइजी बंद करके उसी जगह पे शुरू करना चाहते हो तो नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी देखना, अगर केएफसी मैकडोनाल्ड बंद हो गया तो उसके आसपास कोई भी सिमिलर बिजनेस कभी खुलेगा नहीं, कभी नहीं खुलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नहीं तो लोगों के लिए इजी हो जाता था ना, मैं मस्त मैकडोनाल्ड का बिजनेस शुरू करता था, 2 साल बाद बंद कर देता था, सिमिलर टाइप। अब रेसिपी मेरे को मालूम है, ठीक है, टेंटेटिवली मैं रिसर्च करके रेसिपी निकाल सकता हूँ, सिमिलर सा टेस्टिंग एटलीस्ट मैं डाल सकता हूँ, डैकडोनाल्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बट दैट्स नॉट अलाउड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? नेक्स्ट वन, रेस्ट्रिक्शन इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, एनी पार्टनर शॉल नॉट कैरी अ सिमिलर बिजनेस। अगर आपने फर्म का ही गुडविल बेच दिया तो आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते। क्लियर है कंसेप्ट? कोई भी पार्टनर सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट ऑन अ स्पेसिफाइड टाइम। क्लियर है कंसेप्ट? नीचू, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, एन agreement restricting enforcement of right which is wholly or partially prohibit a party from enforcing a right, enforcing a क्या बोले एक बार उसे right under in respect of any void contract to the extent, agreement curtailing a period of limitation, an agreement which curtail a period of limitation prescribed, वहां लिख के रखो टाइम बार्ड डेट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है? 3 years। सो अगर आप ऐसा कोई भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कर्टल करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो एग्रीमेंट वॉइड है। टाइम बाद डेट 3 साल बाद ही होगा। अगर हमने एग्रीमेंट किया और मैंने बोला कि यार अपन ना टाइम बाद 6 महीने बाद ही करते हैं, तो ये इनवैलिड एग्रीमेंट है, आप ऐसा एग्रीमेंट कर नहीं सकते। क्लियर है कंसेप्ट? नीचे, द एग्रीमेंट रेफरिंग फ्यूचर डिस्प्यूट और प्रेजेंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर सुना है कभी? आर्बिट्रेशन नहीं सुना? कोर्ट सुना है? कोर्ट, कोर्ट में क्या होता है? जज होता है। सो टैलेंटेड निकम्मो। कोर्ट में आपको जस्टिस दिया जाता है, बोलो हाँ है ना? अब इंडिया में कोर्ट की संख्या देखी तो सिर्फ 24 हाई कोर्ट है, 24 हाई कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक ही होता है। हाँ,
एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसलिए उसको सुप्रीम बोला जाता है। क्लियर है? सो 24 हाई कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। और टेंटेटिवली अगर हम नहीं बोले कुछ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है टेंटेटिवली 1000 के आसपास, लेट्स गो 1000 के आसपास, ठीक है, फाइन। 1000 भी नहीं, बहुत हो गया, 300 350 400 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, ठीक है, इंडिया में। आज के डेट में ये 300 350 कोर्ट, 24 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ टेंटेटिवली मतलब इनके अंदर एंटरटेन किए जाने वाले कम से कम 3 लाख केसेस पेंडिंग है। कि आज से अगर कोई नया केस नहीं बना तो एग्जिस्टिंग केसेस को सेटल करने में ही हमको 3.5 से 4 साल लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? इतना कोर्ट ऑक्यूपाइड है। अब कोर्ट इतना ऑक्यूपाइड है और तुम छोटे मोटे मसले लेके चले गए कि इसने मेरे को मारा, ठीक है, तो कोर्ट ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होगा। और लोगों का ईगो तो कोई भी चीज के ऊपर डाइल्यूट हो जाता है आजकल, बोलो ना, हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी बनाते हैं जिसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी, जिसको क्या कहते हैं, लिखना मत, होल्ड लिखवा के दूंगा, होल्ड, जिसे क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर। पंचायत राज सुना है आपने? गांव में अगर कोई भी झगड़ा होता है तो मुखिया सरपंच के सामने आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सरपंच मुखिया इज नथिंग बट आर्बिट्रेटर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? क्या वो सीधा कोर्ट में जाते हैं? नहीं, सरपंच मुखिया आर्बिट्रेटर है। अगर उनसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप कहां जाते हो? कोर्ट में। क्लियर है कंसेप्ट? तो लिखना, एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी, एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी is called as out of court settlement authority is called as arbitrator. लिहिलं का? सांगा हो। डन पक्का? एवरीबॉडी? नीचे अगला है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग मतलब पढ़ लो एक बार, समझ में आता है क्या? देखो आपको सर क्या नहीं सब आएगा, उसके नीचे लॉटरी भी हम पढ़ लेते, वो भी समझ में आ जाएगा सर, डोंट वरी सर, ये तो हम आपको पढ़ा देते हैं, रुको 2 मिनट हैं। झालं का? खुद नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो। हाँ, क्या नहीं समझा? कि सब समझ आ गया? नो कंट्रोल ओवर द इवेंट। क्रिकेट पे सट्टा लगाते हो तो क्रिकेट तुम कंट्रोल करते हो क्या? अब फिक्सिंग अलग बात है, पर आपका वो गलत ही है।
अंडरस्टैंड वन थिंग, फिक्सिंग हुई थी इसका मतलब ये नहीं है कि आप इवेंट कंट्रोल कर सकते हो। फिक्सिंग कंट्रोल किए जाने का एक तरीका है जो ट्राई किया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कंट्रोल किया वो होता ही है, वो एक केस में हुआ था, सभी केसेस में होता है क्या? तो उसे तो वेजरिंग ही कहा जाएगा। क्लियर है? ओके, और कोई दिक्कत? लॉटरी भी पढ़ के देखो। लॉटरी पता है? कोई खेला है? नहीं खेले हैं? अच्छा, क्या नंबर वाली लॉटरी या लॉटरी के टिकट? नंबर वाली ना, कतई जहर इंसान लग रहे हो। हो गया? सांगा हो? कुछ समझ में आया नहीं आया? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ समझ में आया? नशे करके बैठे हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। कुछ समझ में आया? तो ये कब बोलोगे? कल? पक्का आया लॉटरी? कुछ क्वेरी है उसमें? पक्का नहीं है? महसूस हुआ एकदम? आगे अगला है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? मेरे पीछे बोलना। अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड on future uncertain event is a contingent contract। आप इतने गजनी हो कि सेंटेंस भूल भी गए होंगे, हाँ ना? बोल के बताओ जरा। on future uncertain event it's called as contingent contract। क्लियर है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फुटूरे फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड। अभी समझ में आया क्या? तुम्हारा नाटूरे ही गलत है। आगे सो कॉन्ट्रैक्ट जो फुटूरे के अनसर्टन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एनी एग्जाम्पल? वो गाना सुना है?
अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दें, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम मिल जाओ तो हम जमाना छोड़ देंगे। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो क्या है, तुम मिल भी सकते हो, नहीं भी मिल सकते हो। बोलो हाँ या ना। अगर तुम मिले तो हम जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम नहीं मिले तो हम जमाना नहीं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। समझ में आ रहा है सबको? हंस क्यों रहे हो ऐसा? हद है, किस खुशी में हंस रहे हो? कुछ तो भी अलग मतलब निकाला होगा आगे, आई एम वेरी श्योर। नेक्स्ट, कतई नालायक बच्चे हैं। नेक्स्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, कुछ करने का या कुछ ना करने के ऊपर भी डिपेंड है। इफ सब इवेंट कोलैटरल टू सच अ कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस निकालते हो? बोलो हाँ या ना। जब आप इंश्योरेंस निकालते हो, किसका निकालते हो? गाड़ी का, तुम्हारा या सिटी का? लड़कियों ने तो सिटी का ही निकालना चाहिए है। लड़कियां गाड़ी चलाती है नहीं चलाती है? अच्छे से चलाती है? बोलो हाँ या ना। राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में मुड़ना। नो ऑफेंस, ऐसे मजाक बोल रहा हूँ। आपको पता ही है, ऐसे मतलब ये ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है? लड़के और लड़कियों की ड्राइविंग, ठीक है? पर्सनली मत लेना, मजाक थोड़ा सा। लड़कों का नॉर्मल गाड़ी चलाना, लड़कों का नॉर्मल गाड़ी चलाना इज इक्वल टू लड़कियों का रेडबुल पी के गाड़ी चलाना। उनको उतना अलर्ट होना जरूरी है। ठीक है, अपन नॉर्मल गाड़ी चलाए तो रेडबुल पी के अलर्ट होके गाड़ी चलाएंगे। लड़कों ने फोन पे गाड़ी चलाना इज इक्वल टू लड़कियों का नॉर्मल गाड़ी चलाना। समझ में आ रहा है? लड़कियां नॉर्मल गाड़ी चला रही है तो लड़के फोन पे, मतलब कंपेयर किया जा सकता है। लड़कियों का फोन के ऊपर गाड़ी चलाना मतलब लड़कों का ड्रिंक एंड ड्राइव। लड़कियों का फोन पे गाड़ी से मतलब लड़कों का श्योरली ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड लड़कियों का ड्रिंक एंड ड्राइव मतलब लड़कों का एक्सीडेंट। समझ में आ रहा है सबको? मजाक, हाँ मजाक, ऐसे गुस्से से मत देखो यार, हद होते। इस कार्यक्रम की पात्र घटनाएं काल्पनिक है, खास करके माइनर लोगों के लिए, ठीक है? लेट्स गो। सो इसके ऊपर एक जोक भी था। एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको दूसरा दोस्त मिलने गया। क्यों रे? बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं यार, एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया? किसने गाड़ी ठोक दी? बोले एक लड़की गाड़ी चला के आ रही थी, ठोक दी गाड़ी। तो बोले तू क्यों रास्ते के ऊपर चलता है? वे काय का रास्ता? बोले मैं तो बगीचे में खड़ा था। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इंश्योरेंस जब हम निकाल रहे, जस्ट जोक, नो ऑफेंसेस, छोटा सा लिटिल, ठीक है? बट लड़कियां कुछ चीजें बहुत अच्छे से करती है। मल्टीटास्किंग में लड़कियां बहुत खतरनाक होती है। अगर आप लड़की को बोलो ना कि फोन पे बात करते हुए दाल को छोका लगा दे और हाथ में ऐसे बच्चा पकड़ के उसको संभाले और पैर से पोछा मारे, तो लड़की सब कर लेगी। फोन पे बात करते हुए छोका लगा के हाथ में बच्चा और इधर पोछा, फुल एकदम तूफान। आप वीडियो क्लिप बना सकते हो। वही लड़के को बोलो फोन पे हाथ में बच्चा छोका लगा के, तो बच्चा होगा पैर में, फोन होगा छोके में, ठीक है? और ये जो पोछा है उससे कान पे लगाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और तड़का खुद के सिर पे। तो ये भी डिफरेंस होता है जिंदगी के अंदर। आपको पता है साइंटिफिकली एक लड़की दिन में 20,000 वर्ड तक बातें कर सकती है, 20,000 वर्ड, कंपेयर टू अ गाय जो सिर्फ 7,000 वर्ड तक बातें कर सकता है। समझ में आ रहा है? 20,000 वुमन एंड 7,000 ओनली मैन। मतलब लड़कियों को अगर आप रेलवे की पटरी के ऊपर छोड़ दो, उधर से लोकल आ रही होगी, ट्रेन आ रही होगी, अरे देख ट्रेन आ रही है, ये कैसा कलर है, ग्रीन कलर, मेरे को कलर ही पसंद नहीं आया। क्लियर है? कलर ही पसंद नहीं आया, अबे वो ट्रेन आ रही है। इसलिए कभी भी 2 लड़कियों को स्पेस शटल में डाल के भेजते नहीं है मंगल ग्रह पे। ये बातें करते करते बुध तक पहुंच जाएगी, ठीक है? अरे मंगल वो तो पीछे चला गया, वो लाल कलर का ना, ये लाल मेरे को पसंद ही नहीं है जिंदगी के अंदर।
समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो हाय, अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है रे, समझ में आ रहा है? It's छोटा मजाक बात, सीरियस नहीं। हाँ ठीक है, लेट्स गो। अरे उड़ाई में तो फैक्ट, यू नो, फन फैक्ट, अच्छी भी तो चीजें बोली मैंने, हाँ है ना? लड़कियों, ये सबसे अच्छी चीज, लड़कियों को कलर समझते हैं भैया, तुमको नहीं समझते, तुम सब कलर ब्लाइंड हो। मैं तो सबसे बड़ा है अपने लिए कलर, क्या? ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक। आहा, बेबी पिंक, मून पिंक, पिंक पिंक, पिंक का पिंक, मजेंटा पिंक, फ्लोरल पिंक, पिंक में पिंक, जो पिंक नहीं है वो भी पिंक। इसमें भी ग्रे में तो और खतरनाक होता है, ब्लैक और ग्रे, तुम यकीन नहीं कर सकते। ग्रे, स्काई ग्रे, डस्ट ग्रे, ग्रे का ग्रे, ग्रे में ग्रे, तुम भी ग्रे, तुम्हारे बाल ग्रे, जिंदगी ग्रे। ठीक है, रेड, रेड के तो सवाल ही पैदा नहीं, ग्रीन तो तुमने बात ही नहीं करनी चाहिए। और कुछ कलर के नाम ऐसे होते तुमको समझ में नहीं, मजेंटा, तुमको मालूम है किसी को मजेंटा कलर कौन सा होता है? ये कलर है, एक लड़कियों को मजेंटा कौन सा होता है? हाँ है, देख रहे हो, यही प्रूव हो गया जिंदगी के अंदर। अपने को नहीं पता होता मजेंटा मतलब क्या। आज तक के मेरे को मजेंटा गाली लगती थी, ए मजेंटा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, मेरे को कब पता, मेरी शादी होने के बाद पता चला मजेंटा गाली नहीं है, मजेंटा कलर है। समझ में आ रहा है सबको? आगे अगर आप क्या निकाल रहे हो, जोर से बोलो, क्या निकाल रहे हो? इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप गाड़ी का इंश्योरेंस, गुस्से से मत देखो, गलती हो गई। अरे उड़ाया नहीं यार, मैं कलर के डिफरेंसेस हद होते हैं यार जिंदगी के अंदर। इंश्योरेंस, अगर मैं बात करूं तो आप इंश्योरेंस किसका निकालते हो? बोले एक बार, गाड़ी का। अब मुझे होता गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते हो, ये फिक्स है क्या गाड़ी ठोक दोगे करके? ठोक भी सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि साइड में लड़कियां नहीं रे, अरे साइड में कितने ट्रैफिक है, इसके ऊपर डिपेंड है ना। मैं ट्रैफिक, तुम कैसी चीजें सोचते हो जिंदगी में? तुम गाड़ी का इंश्योरेंस जब निकालते हो तो ऑब्वियसली तुम इसको ठोकते हो नहीं ठोकते हो, डिपेंड ऑन अनसर्टन इवेंट विच इज, क्या बोलो एक बार, एक्सीडेंट। काय के ऊपर डिपेंड है? बोले एक बार, एक्सीडेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मेडिकल इंश्योरेंस डिपेंडिंग ऑन इलनेस, लाइफ इंश्योरेंस डिपेंड, क्लियर है? इसलिए आपने देखना, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे आपका एज बढ़ता है ना, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बड़ा हो जाएगा। अपना, अगर तुम अभी आपका खुद का मेडिकल इंश्योरेंस निकालो ना, तुम्हारा मतलब करोड़ रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस भी हार्डली 10-12 हजार रुपए में आ जाएगा ईयरली। वही करोड़ रुपए का, वही अगर तुम 40 क्रॉस कर लेते हो और मेडिकल इंश्योरेंस निकालने जाते हो तो तुम्हारा 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस भी 40,000 रुपए में आएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स, क्लियर है कंसेप्ट? लाइफ इंश्योरेंस, अब डेथ इज अ वेरी सर्टन थिंग, लेकिन उसमें कॉन्टिंजेंसी ये है कि होती कब है, पहले होती है डेथ, बाद में होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, ये चीज को कंपल्सरीली याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट? यस और नो? तो इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? बोले एक बार, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना? नीचे, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी चीज के होने पे डिपेंड करता है। मैं सीधा एग्जांपल पढ़ता हूं, एग्जांपल से पहले समझ में आएगा, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी। ए सर्वाइव्स सी मतलब ए सी का नॉमिनी बन गया, सर्वाइवल बन गया, क्लियर है? ए सी का, सी उसका समझो फादर होगा, ए उसका सन है। तो ए ने बोला कि मैं तेरा, बी को बोला मैं तेरा घोड़ा खरीदूंगा अगर मेरे पप्पा मेरे को विल के तौर पे सर्वाइव नॉमिनी डिक्लेयर करते हैं तो, क्लियर है? दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ अनलेस सी डाइज। सी जब तक नहीं मरता तब तक के घोड़ा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। अब सी का मरना तय है, सवाल है सिर्फ कब। तो टाइम कैन ऑल्सो बिकम अ कॉन्टिंजेंसी, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? नीचे, ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल द हॉर्स टू बी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस इफ सी to whom the horse has been offered refuse to buy him। मतलब A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे को घोड़ा 5 लाख में सेल करूंगा, लेकिन ये कब सेल करूंगा? मैंने ऑलरेडी 7 लाख का ऑफर देके रखा है C को। अगर C इस ऑफर को मना कर देता है
तो जाके मैं देखो 5 लाख का घोड़ा बेचूंगा। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सी के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड है कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो हैपनिंग ऑफ इवेंट, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी। ए ने बोला बी को, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा अगर तू सी से शादी करके बता दे तो। सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। सी मर गई ना, रोना और रोना। हाँ शाबाश, वेरी गुड। सो सी डाइज विदाउट मैरिंग टू बी, द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम void. Are you understanding what I am saying? Everybody yes or no? दूसरा तरीका, अब ये होने पे था, दूसरा नॉ होने पे। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। A agrees to pay B a sum if certain ship does not return to India. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक आय को अंक्या है ना अपने पास, अंक्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया साग्या से कि अंक्या सागा को एप्पल आईफोन बेचेगा, वो भी एक्स एस प्लस। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो अंक्या साग्या को बेचेगा एक्स। कुछ दिनों बाद तो मेरे को सेलफोन के नाम ऐसे लिखने वाले, एक्स 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 एस 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 प्लस प्लस प्लस। 10-20 साल बाद वही होने वाला है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अंक्या ने सागा से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तेरे को आईफोन एक्सएस प्लस बेचूंगा। सागा बोले कब बेचेगा? तो बोले एक शिप आ रही है बोले चाइना से। आईफोन चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है ना? आपको नहीं पता? कौन कौन आईफोन यूज करता है? आईफोन नहीं यूज करता। जो आईफोन यूज करते हैं उन्होंने अगर आईफोन 1 का लॉन्च वीडियो देखा क्या कभी? जिंदगी झंडे तुम्हारी। स्टीव जॉब्स का आईफोन 1 का लॉन्च वीडियो देख के आना आज। दैट इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ सेलफोन इंडस्ट्री। रिवॉल्यूशन मतलब उसके पहले लोग वो नोकिया के सेलफोन लेके घूमते थे 1100 पत्थर जैसे, कि एक बार चार्ज करो 5 दिन तक फुल बैटरी, 5वें दिन तुमको चार्जर ढूंढना पड़ जाए कहाँ रखा था। अबे सच्ची में मैंने यूज किया है, उसका 6030 यूज किया था। दगड़ पत्थर सेलफोन, फेंक के मारो सिर फूटेगा, सेलफोन नहीं टूटेगा। इतना भयानक सेलफोन था वो। मैं कॉल आना, कॉल भेजना, मैसेज आना, मैसेज भेजना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इतना ही काम उसके अंदर। तो आईफोन 1 का लॉन्च वीडियो देखना, सेलफोन इंडस्ट्री किस तरीके से पूरी चेंज कर दी स्टीव जॉब्स ने। उसका वीडियो वो देखना, उसने ऐसे वीडियो के अंदर बताया कि आपका सेलफोन 1, फिर आपका म्यूजिक प्लेयर 2, फिर आपका रेडियो 3, आप मूवी देखते हो थिएटर 4 या वीसीआर सीडी प्लेयर 4, फिर उसके बाद में इंटरनेट के लिए अलग आप कंप्यूटर यूज करते हो 5, फिर जीपीएस के लिए आप जीपीएस यूज करते हो 6, मैसेंजर के लिए मैसेजेस, वो मैसेंजर आता था ना बीच में ब्लैक कलर का, वो यूज करते हो 7। तो बोले 7 इक्विपमेंट लेके घूमोगे क्या? फिर उसने सभी इक्विपमेंट मर्ज कर दिया और एक ही आईफोन लॉन्च किया। ये सब चीजें एक ही चीज में फंक्शन कर सकती है बोले आईफोन। क्लियर है आंसर? फिर सैमसंग ने उसको कॉपी किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। तो शिप में कहा था, हाँ आईफोन पे, हाँ। तो ये शिप आने वाली थी और अंक्या सागा को आईफोन बेचने वाला था। तो सागा बोले क्या गारंटी शिप आएगी? अंक्या बोले अगर शिप नहीं आई ना तो आईफोन जितना जो पैसा है रुपए 1 लाख या 1 किडनी, ये मैं तेरे को दे दूंगा। बोले किडनी नहीं, हाँ सिर्फ 1 लाख। ठीक है? सो मैं तेरे को रुपए 1 लाख दूंगा अगर शिप नहीं आई तो। शिप उधर के उधर डूब गई। शिप उधर के उधर डूब गई। वो आइसबर्ग से टकरा गई थी ना। दिख रहा है डूबा हुआ? बोलो हाँ है ना? सो शिप उधर के उधर डूब गए। तो अब यहां पे कंपलसरी 1 लाख देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? शिप ना आने के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट था, शिप तो डूब गई, अब तो होने ही नहीं वाला। कंसेप्ट समझ में आया? तो 1 लाख देना ही पड़ेगा। अब तो ये सर्टन हो गया। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। नीचू अगला, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू फुटूरे कंडक्ट ऑफ पर्सन। ड्यू टू फुटूरे कंडक्ट ऑफ पर्सन। समझ में आ रहा है? अबे हाँ या ना? जैसे एग्जांपल देखो, ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरीज सी। ए ने बी को बोला मैं तेरे को 1 लाख देगा, जा सी से शादी कर। सी मैरिड डी।
ए खुदा कट गया। समझ में आ रहा है? सो कहा है ना, सो सी मैरिड डी, पक्का डी बेस्ट फ्रेंड होगा बी का। ठीक है, आगे समझने में समय लगेगा। आगे, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड, क्या बोले एक बाजू से, इम्पॉसिबल। दो शादी तो नहीं करेगा, है ना। ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई एंड सी आफ्टरवर्ड मैरी बी, लेकिन ये बात की बात है, उसके लिए डी को मरना पड़ेगा। सल्लू के साथ नहीं हो पाया, तुम्हारे साथ क्या होगा? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? अरे बोलो ना हाँ या ना। आगे, contingent contract depending on happening of a specific event in specific time. Contingent contract to do or not to do anything in a specified certain event happens within a specified fixed time become void at the expiration of the fixed time. कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो कि ये इवेंट इस टाइम में होगा तो मैं ये करूंगा? बोलो। ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो, लोगों को दुखता है। ठीक है, बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। टेलर मेड कपड़े सीते हो आप? बोलो। टेलर कपड़े सीता है ना, मोची तो नहीं सीता ना? तो कौन सा टेलर? आय वाला। तो आय वाला टेलर, ठीक है, लेट्स गो। हाँ, अबे जो भी होगा जिंदगी, इतना कंफ्यूजन है ना। ठीक है, हाँ, गेम खत्म। सभी सीए फाइनल का आंसर ऐसे ही लिखे थे मैंने। आगे, सो टेलर कपड़े सीता है, बोलो हाँ है ना? अरे बोलो ना। तुमने फॉर एग्जाम्पल अंक्या परेशान हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आज अपन। नाम बोलो बेटा। भूल गए क्या? पार्या, पात्र घटना है काल्पनिक। पार्या, पार्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पार्या के वाले नाम है कुछ, एलिजाबेथ। पार्या ने एलिजाबेथ से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तेरे से शादी करूंगा अगर मेरा टेलर मेरे को शादी के पहले कपड़े डिलीवर कर दे। बात तो सही है, शादी आदमी करता क्यों है? कपड़ों में अच्छा दिखने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए। बोलो हाँ है ना? दूसरा, वैसे कोर्ट मैरिज भी कर सकता है ना? बोलो हाँ है ना? तो आप फंक्शन में शादी क्यों करते हो? शादी इज नथिंग बट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जिसमें जितना वही है जिसकी शादी होती है। अबे हाँ कि नहीं? बाकी लोग तो सिर्फ खाना खाने आते हैं, खास करके लड़के। लड़कियां तो भी फोटो खिंचवाने आती है, वो भी खास करके ठंडी में बैकलेस पहन के। समझ में आता है जिंदगी के अंदर? लड़कियों को ठंडी नहीं बचती भाई, हाँ, गलत बात है ये। ठीक है, सो पार्या ने कॉन्ट्रैक्ट किया। समझो पार्या की शादी की डेट है 1 जून 2025। 1 जून 2000 फिक्स है, हाँ, इस दिन अपने को करनी चाहिए। ठीक है, सो 1 जून 2025 को पार्या की शादी थी। वो देखो कितना खुश हो रहा है जिंदगी के अंदर। उसकी तरफ देख देख के हंस रहा है वो तब से। सो 1 जून 2025 को पार्या की क्या थी? बोले एक बार शादी। तो बोले अगर मेरे को 31 मई 2025 तक टेलर ने ड्रेस दिया तो मैं एलिजाबेथ से शादी करूंगा, वरना मैं शादी। अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग इन अ स्पेसिफाइड टाइम। 31 मई को ड्रेस नहीं हुआ तो शादी करेगा क्या? पहनेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में पार्या शादी नहीं करेगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, अरे बोलो ना हाँ ना। नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद अगला, when contingent on specific event not happening within a specified time. एग्जाम्पल पढ़ते हैं। A promises to pay B a sum of money if certain ship returns within a year. एक अकेली नाव अगर साल भर में वापस आ जाती है कि नहीं है? हाँ है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर एंड बिकम वॉइड इफ शिप इज बर्न्ड विद इन अ ईयर। शिप जलेगी कैसे? हाँ तो पानी होता है। संक लिखो, हाँ संक लिखो। शिप जलती नहीं, डूबती है।
ठीक है। अगर एक शिप अगर इस साल में आ गई तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट था, शिप जल गई या डूब गई, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? अच्छा, 1:15 इन्वर्टर शुरू हो जाता है ना अपना। हाँ ना, अभी तक 1:15 इन्वर्टर शुरू है अभी ना। इसके बाद आप जो भी बोलते हो ना तो आपका सिर्फ लिपसिंग दिखता है सिर्फ, बाकी तो हमारी इमेजिनेशन चलते रहती है। मुंडे मुंडे जग को स्ट्रेट बैठो जिंदगी के अंदर। एक साल के अंदर शिप आई तो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर शिप डूब गई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? शाबाश। आगे, ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर। अगर कोई शिप एक साल में नहीं आई तो मैं तेरे को पैसा दूंगा। नहीं आई, पहले आई तो था, अब नहीं आई तो है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर और इज बर्न्ट विद इन अ ईयर। अगर डूब गई, बुझ गई, जल गई, बुझ नहीं गई, जल गई, तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है, क्योंकि ना आने का कॉन्ट्रैक्ट था। क्या का कॉन्ट्रैक्ट था? ना आने। एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। आपने कॉन्टिंजेंसी रखी इम्पॉसिबल इवेंट की। मैं आज कसम खाता हूं, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं तुमको 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर सूरज पश्चिम से उगेगा तो। ऐसे होप जागी थी ना तुम्हारे अंदर। मैं तुमको JW मेरिट में पार्टी दूंगा अगर सूरज पश्चिम से उगेगा तो। कैसे मूड ऑफ हुआ? इसके लिए उसको वॉइड कहा जाता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। मैं तुमको डोमिनोज का चीज बस्ट विथ ओरेगानो चिली फ्लेक्स, वो भी चीज बस्ट मतलब वो ऐसे आप स्लाइस निकालो तो ऐसे चीज ड्रिप होता है उसमें से, वो वाला, विद गार्लिक ब्रेड विथ चीज डिप, विथ चोको लावा केक, विथ मेरिंडा फैंटा, वही। और उसके अंदर टॉपिंग्स तुम्हारे हिसाब से, जैसे कढ़ाई पनीर, वो है ना, शिमला मिर्ची, ऑलिव्स, एलपिनो, ये टॉपिंग्स तुम्हारे हिसाब से, और चीज भर चीज, गर्मा गर्म ऐसी ड्रिपिंग चीज। मुंह में पानी आया ना। तो ये मैं तुमको खिलाऊंगा अगर सूरज पश्चिम से उगेगा तो। अभी तो तुम मर्डर करने पे राजी हो जाओगे। बोलो हाँ है ना। सुनना अब अच्छे से जरा। A agrees to pay B 1000 rupee if 2 straight lines should enclose a space। 2 पैरेलल लाइन बोले जब एक दूसरे को मिल जाएगी तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। कितना भिखारी आदमी है ना। एटलीस्ट मेरे जैसा होना चाहिए। 10 करोड़ दूंगा अगर सूरज पश्चिम से उगेगा तो। A agrees to pay B 1000 rupee if B will marry A's daughter C। C was already dead। समझ में आ रहा है जिंदगी के अंदर? तो एग्रीमेंट इस क्या बोले बाजों से वाइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ है ना। ये हो गया आपका कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। पक्का समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो ऐसा ना। नीचे चले कि थक गए? थक तो हम सर जब से आए तब से थके थे। अगला है कोजी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कोजी कॉन्ट्रैक्ट? मेरे पीछे बोलो। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट विच बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोजी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एक बार वापस बोलो पूरा। क्या? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ contract depending on 2 different contract is a। समझ में आया? अबे सच्चाई बोल रहा हूं कसम से, तुम्हारी कसम। अबे नहीं मरोगे ना, सच्चाई बोल रहा हूं, बोला ना। तुमको जिंदगी में डाउट ही है मेरे ऊपर, ध्यान देना अच्छे तरीके से। मेरे को ना CA करना था। मेरे को क्या करना था? एक बार से मन नहीं भरा, ठीक है। सो मेरे को CA करना था और मैं इनके पास चले, नाम बोलो, तन्वी के घर पे बहुत पैसा, जायदाद, जमीन, 100-200 एकड़ का लैंड पड़ा हुआ है, एकदम सोना चांदी च्यवनप्राश सब है, ठीक है। सो
मतलब वो रहता है ना सोना, अरे सोना चांदी वेल्थ के लिए और च्यवनप्राश हेल्थ के लिए, क्लियर है। सो तन्वी से मैंने लोन लिया सीए करने के लिए 5 करोड़ रुपए का। मेरे को अय्याशी में सीए करना है, मेरी मर्जी, तुमको क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में? मैं यूएस जाके इंडिया का सीए करना चाहता, क्या प्रॉब्लम है तुमको? ठीक है। सो मैंने 5 करोड़ रुपए ले तन्वी से, 5 करोड़ के भाई मेरे को क्या करना है, सीए। इसमें मैंने सीए भी कर लिया, सीएस भी कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, डॉक्टर भी बन गया, लॉयर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, एस्ट्रोनॉट भी बन गया, आर्किटेक्ट भी बन गया, शेफ भी बन गया। क्या? आईएएस भी बन गया। पीएफ? पीएफ क्या होता है? बीएड? बीएड भी, ये क्या होता है? टीचर के लिए बीएड करना होता है क्या? अपन तो ऐसे ही बन गए जिंदगी के अंदर। ठीक है। सो तन्वी से मैंने कितना करोड़ लिया बोले एक बार? 5 करोड़। और फिर इतनी डिग्रियां देख के मेरे को एक कंपनी ने डायरेक्टर करके अपॉइंट कर लिया, समझो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो ये सर्विसेज देती है किसी भी फॉर्म में कंसल्टेंसी के, कि भाई तुम्हारी कंपनी नहीं चल रही, सिस्टम नहीं चल रही, शादी नहीं चल रही, ठीक है, लेट्स गो। तो ऐसे सिचुएशन, शादी नहीं, सॉरी। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं डायरेक्टर बन गया, और गलती से मतलब कोइंसिडेंटली तन्वी बिकम अ डेटर ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डेटर। और इसका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ डेटरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 15 करोड़ रुपए का। मैं इतनी सारी डिग्रियां की, तन्वी भूल भी गई थी कि मैंने 5 करोड़ दिया था। नहीं, पैसा बहुत जिंदगी के अंदर बहुत पर्वत नोटे सब, ठीक है। सो 15 करोड़ का डेटा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ टीसीएस के साथ में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और तन्वी भूल गई कि मेरे को उसने 5 करोड़ रुपए दिए थे। मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में डायरेक्टर था, मॉर्निंग में मस्त सूट बूट पहन के आया, मैंने देखा तन्वी आई है, मैं जैसी तन्वी को देखा मैं पलट गया, जाने लगा। और 5 करोड़ लिए ना भाई, ठीक है, तो पलट के जाने लगा। तन्वी ने देखा, अरे सर सर सर, बोला बोलो हाय कैसे हो? तो बोले आपको याद है वो मैंने आपको 5 करोड़ दिए थे? बोला तो बोले आप यहां क्या कर रहे हो? मैं बोला कुछ नहीं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं। हाँ कंपनी का डायरेक्टर हो? बोला हाँ। बोले मेरे को ना कंपनी को 15 करोड़ देने हैं। बोला तो बोले काम करो ना, आप 5 करोड़ दे दो, मैं 10 करोड़ दे देती। बोला जो दूंगा, जरूर दूंगा। अब ये 5 करोड़ जो मैं टीसीएस को दे रहा हूं, ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट था क्या? सी दैट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट बना क्योंकि 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट थे, उनके वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना। तो कॉन्ट्रैक्ट विच वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ quasi contract. समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ आया ना? एक और एग्जाम्पल, नाम क्या बोला था? पार्या। पार्या समझो, पार्या बन गया सीए। पार्या क्या बन गया? सीए पार्या, पार। और फिर इसने ना हार्ली डेविडसन का ऑडिट करना शुरू कर दिया। काय का? हार्ली डेविडसन। पार्या को एक बच्चा था, जो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया 18 साल के ऊपर, और पार्या का बच्चा पार्या के पीछे लग गया, मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो पार्या ने खिलौने की गाड़ी लाके दी। बच्चा बोले ठीक है, ऐसे नहीं होगा, डोंट वरी। तो बोले, पार्या बोले क्या चाहिए? तो बच्चा बोले आप हार्ली डेविडसन का ऑडिट करते हो, कुछ तो इज्जत रखो, मेरे को हार्ली डेविडसन चाहिए, वो भी स्ट्रीट बॉब, गाड़ी का नाम है, मेरे मन से नहीं लगाया मैंने, स्ट्रीट बॉब, हार्ली डेविडसन स्ट्रीट बॉब चाहिए।
पारे बोले ठीक है देखता ट्राई करता, तो पारे ने इधर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बच्चे को हार्ले डेविडसन देने का। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे तो एनफोर्सेबल नहीं है, बट लेट्स इमेजिन कि समझो एनफोर्सेबल है 2 मिनट के लिए। पारा गया हार्ले डेविडसन का ऑडिट किया, हार्ले डेविडसन बोले सर ऑडिट फीस लोगे? तो बोले हाँ लूंगा। तो बोले कितनी लोगे? बोले स्ट्रीट बॉब लूंगा। क्या लूंगा? स्ट्रीट बॉब लूंगा। तो बोले सर मतलब तुम फीस नहीं लोगे, तुम गाड़ी ले लोगे? बोले हाँ। तो बोले गाड़ी लेके मेरे बच्चे को दे देना, बहुत दिन से पीछे पड़ा है, खिलौने से नहीं खेल रहा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये हार्ले डेविडसन और बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग था? जोर से बोलो। ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में बना। ये जो गाड़ी स्ट्रीट बॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, हार्ले डेविडसन, ये पारा का बच्चा है। वो बाल उड़ रहे पीछे, और ये उसकी पारा की बहू। अरे बहू होती है ना, अब बच्चा होगा तो बहू नहीं होगी क्या? हंसने का क्या बात है उसके अंदर यार। सो ये बहू, तो स्ट्रीट बॉब, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पहले से एग्जिस्टिंग था क्या? नहीं, इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉजी। अब समझ में आया पक्का? जोर से बोलो सर नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। चलो मैं चाहूंगा इनको लिख के रखो, काम में आएंगे। चलो यहां तक समझ में आया? सांगा हो आगे बढ़े पक्का? कि थक गए? क्या हुआ? थक गए क्या इतनी जल्दी? अच्छा एक बार कौसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तो लेते हैं, रीड कर ले वे। हाँ ना, हाँ ना ना, सस्ते नशे। लो पढ़ो। पढ़ो मतलब साथ में और जोर से। 1 2 3 बोलो क्या है? Promise or voluntarily undertakes an obligation in favor of the promisee when similar obligation is imposed by law upon a person for the benefit of the other even in the absence of the contract. Such a contract is called quasi contract, जिससे आपको अभी तक घंटा कुछ समझ में नहीं आया होगा. It's okay. These are based upon principles of equity, justice and good conscience. Conscience? किसका साइंस? कौन साइंस? ओके, इट्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम तीसरा बना रहे हैं. ऑब्वियसली इक्विटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है. जस्टिस, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के जस्टिस के लिए हमने तीसरा बनाया, जस्टिस है. एंड बीइंग
कॉन्साइंस मीन्स बेसिकली आपका इंटेलेक्ट सही जगह पे होना चाहिए, डिफ्रॉड करने का इंटेलेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फिटूरे, सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी, जनरली टू लिक्विडेट अ सम ऑफ मनी। नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट सम ऑफ मनी का ही होता है नॉर्मली। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न। इसके लिए कोई एग्रीमेंट होता है क्या स्पेसिफिकली? जोर से बोलो, कोई एग्रीमेंट होता है क्या? नहीं। बट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ। इट इज राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, सो लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा राइट लगता है कॉन्ट्रैक्चुअल। कई बार आपके दोस्तों के बीच में होता है, अगर आप हॉस्टल पे रहते हो, 2-3 रूम पार्टनर है, एक जन दूसरे को 100 देता है, वो किसी और को 100 देता है, फिर एंड में सेटलमेंट करते तो इसको दे देना, वो उसको दे देना, मैं निपट गया। होता है नहीं होता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो। क्लियर है? नीचू टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आया, माइनर को अगर आपने नेसेसिटी सप्लाई की है तो बेटा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो इन्फोर्सिएबल हो जाता है उसके प्रॉपर्टी में से। लेकिन आप माइनर को काम करने लगा सकते हो क्या? जोर से बोलो, नहीं। अनसाउंड पर्सन में भी सेम होता है नेसेसिटीज के लिए, बोलो हाँ है ना। और नेसेसिटीज काय के ऊपर डिपेंड होती है? सोशल स्टेटस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? उसको रीड करो एक बार मन में। समझ में आया? नीचू दूसरा, अबे पहले ही पढ़ना है जिंदगी में, दूसरा मैं बताने वाला हूं। होल्ड, दूसरा भी पढ़ लिया क्या? इतनी गई घर जाने की। दूसरा, राइट टू रिकवर ए मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। ये वो तन्वी वाला कॉन्ट्रैक्ट। अ पर्सन हु हैज पेड अ सम ऑफ मनी विच अनदर पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू पे। तन्वी ने मेरे को पैसा दिया था, लेकिन आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू पे इट। आज बोलोगे हाँ या कल पढ़ाऊ? नेक्स्ट, is entitled to reimburse by that other person provided the payment has been made by him to protect his own interest। क्लियर है? तो मैं ये पेमेंट करने के लिए लाइबल हो जाऊंगा मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अदरवाइज मेरे को तन्वी को पे करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट। फाइंडर ऑफ गुड्स सुना है? नहीं, फाइंडर ऑफ गुड्स समझो एक दिन तुम रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, फिर तुझको मिर्ची लगी, तो तुम रास्ते से जा रहे थे, तुमको आईफोन दिखा ऐसे रास्ते पे पड़ा हुआ, तुमने आईफोन उठाया, जेब में डाला, घर चले गया। दूसरे का फोन यूज करना चाहिए क्या? हाँ ना? दो तुम्हारा। तुमने दूसरे का फोन यूज नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी दूसरे की प्रोडक्ट या क्वांटिटी, क्वालिटी, कुछ भी कमोडिटी यूज करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में तुमको उस बंदे को कंपेंसेशन देना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ यूसेज। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी फाइंडर ऑफ गुड्स टू रिटर्न द गुड्स टू ओरिजिनल ओनर। पर आईफोन जैसी चीज आप रिटर्न करोगे क्या? नहीं करोगे। आप पागल हो जिंदगी के अंदर। तो आपने रख लिया जेब में, आप चले गए, आपने यूज करना शुरू कर दिया, उसने पुलिस में कंप्लेंट डालनी, पुलिस ने IMEI से आपको ट्रेस कर लिया। ला 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 ला। वो क्राइम पेट्रोल देखा है? उसमें सब खूनी ऐसे ही पकड़े जाते हैं, सब IMEI से ट्रेस करके पकड़े जाते हैं। क्लियर है? तो पुलिस ने तुमको ट्रेस कर लिया IMEI नंबर से, फोन को वापस लिया, तो फोन के ऊपर मस्त क्रैक आया था, पीछे से टूट फूट गया था, आगे से क्रैक आया था, तुमने फोन को बहुत यूज कर लिया था, उसका वैल्यू डिग्रेड हो गया था। अब ऐसे केस में ओरिजिनल ओनर ने तुमसे पैसे मांगे, तुमको देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? कंपेंसेशन, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट। तुमने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपेंसेशन देने का, या तुमने रेंट पे आईफोन लिया था? अब तुमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो लिखना वहां पे साइड में, फाइंडर ऑफ आईफोन इफ यूजेस द आईफोन, finder of iPhone if uses the iPhone
हैज टू पे द कंपेंसेशन, हैज टू पे द कंपेंसेशन टू ओरिजिनल ओनर, टू ओरिजिनल ओनर। डन। ठीक है, आज के लिए अपन इतना काफी करते। सॉल्व फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो। कल मेरे को हाँ वो दिखाना एक बार। एक डाउट आया था कल, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ। आपने एक चार्ट ड्रॉ किया था ना, हाँ है ना, वो बड़ा वाला मिस्टेक का कुछ गिरा क्या? ओके, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ दिख रहा है वो ब्लॉक, वहां वॉइड लिखा है, वहां वॉइडेबल करना। यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ वॉइडेबल। नहीं, होल्ड होल्ड होल्ड। हाँ राइट, माय मिस्टेक। वॉइडेबल नहीं करना, वॉइड ही रखना, क्योंकि इंडियन लॉ का मिस्टेक है वॉइड। मैंने कल आपको एक सेंटेंस बताया था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, तो वहां क्लेम डैमेजेस लिखा होगा साइड में, दिख रहा है? वॉइड के साइड में वो क्लेम डैमेजेस मिटा दो, क्योंकि लॉ का मिस्टेक है, ये दोनों को पता होना चाहिए। आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। चलो आज के लिए इतना काफी करो। सॉल्व फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों। जोर से बोलो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। कल नियरली अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? टेस्ट वेस्ट के लिए रेडी रहना। टेस्ट वेस्ट देते हो? टेस्ट पता है क्या होता है? खाने का टेस्ट ना। इधर आ, मैं खाने का टेस्ट देता हूं तेरे को। टेस्ट पता है ना? दोगे नहीं दोगे? दे देंगे सर, इतना बोल रहे हो तो दे देंगे। हाँ